दिन दोस्तों, मैं वरना वर्मा आप सभी के चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसी अवस्था के बारे में जो कि हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, और वो अवस्था है हमारी शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। जी हाँ, एक तरफ जहाँ हम बचपन में खोए रहते हैं, जन्म के समय का अवस्था होती है, उसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा क्या, शैशवावस्था। दूसरे अवस्था को उन्होंने कहा कि ना ही बच्चा बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया बाल्यावस्था। और तीसरी अवस्था जहाँ पे हमें प्यार की अनुभूति होती है, धोखे की अनुभूति होती है, ईर्ष्या की अनुभूति होती है, द्वेष की अनुभूति होती है, वो हमारी अवस्था क्या थी, किशोरावस्था। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों अवस्थाओं के बारे में, लेकिन जानते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में जो विकास होता है विभिन्न क्षेत्रों में, वो किस तरीके से होता है और क्या क्या विकास आपको देखने को मिलता है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इससे शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। जी हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है शैक्षिक दृष्टि से शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, या फिर सुपर टेट या फिर अदर टेट हो। ठीक है, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो सो प्लीज ध्यान से देखिए कि क्या क्या बताया गया इसमें। देखिए, अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो इसकी जो अवधि का बताई गई वो क्या बताई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही, जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। जी हाँ, ठीक। इसी के साथ साथ अगर हम बाल्यावस्था के बारे में बात करें तो क्या बातें बताई गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, और वो अवधि काल है आपका लेके 6 से 12 वर्ष। और इसी के साथ साथ अगर किशोरावस्था की बात करें तो 12 से लेके 18 वर्ष। आपको दिख रहा होगा कि जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। बाल अवस्था में कहा गया है 6 से 12 वर्ष की जो अवधि काल होती है वो बाल अवस्था कहलाती है। वहीं पे किशोरावस्था में कहा गया कि 12 से 18 वर्ष की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। इसी के साथ साथ इन सभी चीजों को समझने के लिए हम एक और चीज सुनते हैं, समझते हैं, और वो है कि शैशवावस्था के 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है पूर्व शैशवावस्था और दूसरा होता है उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, इसी के साथ साथ बाल्यावस्था में भी कहा गया कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में भी कहा गया कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, खैर ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी, और अगर आपको इसको स्टडी करना हो, डीपली जानना हो, तो प्लीज पिछले वीडियोस को जाके देखिए, जिससे आपको पूर्व किशोरावस्था या पूर्व शैशवावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर उत्तर शैशवावस्था में कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर वो तो था पिछले वीडियोस के बारे में बातें हमारी, लेकिन देखते हैं कि आज के वीडियोस में क्या है। ठीक, देखिए, शैशवावस्था के बारे में जो मनोवैज्ञानिकों ने या फिर जो शैक्षिक दृष्टि से कंक्लूजन निकल के सामने आया है, जो कि शिक्षक भर्ती पात्रता के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ना कि डीपली स्टडी हमें करनी है, तो उसमें कहा गया है कि जो नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 20 इंच होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट के अंतर्गत या फिर सी टेट या फिर सुपर टेट के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि जो नवजात शिशु होता है उसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, 20 इंच होती है। ठीक, इसी के साथ साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करें तो जैसा लड़के और लड़कियों में डिफरेंट किया गया है या देखा जाता है, आज भी देखा जाता है, वैसा ही कुछ डिफरेंट लंबाई के अंतर्गत भी देखा गया या पाया गया। बड़ी ही अजीब बात है कि लंबाई को लेके भी बहुत सारे अंतर देखने को मिले हैं लड़के और लड़कियों के अंतर्गत। चलिए जानते हैं मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि शैक्षिक दृष्टि से भी लड़कियों की जो लंबाई होती है वो लड़कियों की लंबाई से आधा इंच ज्यादा होती है। बड़ी दुख की बात है, लेकिन मानना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि जो लड़का अगर पैदा हुआ है, लड़के ने जन्म लिया है, तो उसकी जो लंबाई होगी वो लड़कियों की लंबाई से आधा इंच क्या होती है, ज्यादा होती है। जी, और इसी के साथ साथ अगर लड़कों की लंबाई की बात करें तो 51 सेंटीमीटर होता है, वहीं पे लड़कियों की बात करें तो 45 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कंक्लूजन निकाला गया, और उस कंक्लूजन के अंतर्गत कहा गया कि पर ईयर लगभग लड़कियों की जो लंबाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर लगभग बढ़ती है। लेकिन डिपेंड करता है कि
कि वो बालक या बालिका कितनी स्वस्थ है। ये एक हेल्दी रेशियो के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पर ईयर लड़के या लड़कियों की लंबाई कितनी सेंटीमीटर बढ़ती है, 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। ये तो था शैशवावस्था के कॉन्सेप्ट में लंबाई के बारे में, ठीक है। इसी के साथ साथ कोरिलेट करते हुए चलते हैं बाल्यावस्था में क्या बातें कही गई है मनोवैज्ञानिकों ने। तो बाल्यावस्था में हमने जैसे पहले ही कहा कि बाल्यावस्था के भी 2 स्तर है, पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि क्या है, 6 से 9 वर्ष, और वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था की समय अवधि क्या है, 9 से 12 वर्ष, ठीक है। अब देखते हैं, कहा गया कि जो लड़के और लड़कियों की लंबाई की बात हो रही है शैशवावस्था में, उसी पॉइंट को यहाँ पे भी लिया गया और कहा गया कि पूर्व बाल्यावस्था में जो होती है लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि अगर बच्चा लड़का है और उसकी समय अवधि जो है वो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 6 से लेकर 9 वर्ष की समय अवधि के अंतर्गत है, तो वो लड़की के कंपेयर में उसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, किसकी, लड़कों की, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर बाल्यावस्था आता है यानी कि 9 से लेके 12 वर्ष की समय अवधि आती है, तो वहां पे क्या होता है कि लड़कियों की लंबाई क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, किससे, लड़कों से। कहीं कोई बात नहीं, एक जगह दुख की बात थी तो दूसरी जगह लड़कियों के लिए खुश की होने की वाली बात है कि भैया कहीं ना कहीं हम तो लड़कों से ज्यादा हो जाते, ठीक है। और अगर 12 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था के अंत तक की बात की जाए तो एक रेशियो निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया, जिसमें कहा गया कि लड़कों की जो लंबाई होती है वो 142 से 158 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। वहीं पे लड़कियों की जो लंबाई होती है बाल्यावस्था के अंत तक वो क्या होती है, 144 से लेकर 160 सेंटीमीटर तक हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर बाल्यावस्था की तरफ बालक बढ़ता है वहां पे क्या होता है कि लड़कियों की लंबाई क्या होती है, लड़कों से ज्यादा हो जाती है। और उसी के साथ साथ बताया गया कि जैसे उत्तर या पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था की समाप्ति तक बालक पहुंचता है तो वहां पे लड़कों की लंबाई कितनी होती है, 142 से लेके 158 सेंटीमीटर तक हो जाती है, और वहीं पे लड़कियों की लंबाई क्या होती है, 144 से लेके 160 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लेकिन ये भी जो कैलकुलेशन है वो हेल्दी कैलकुलेशन है, ना कि ऐसे नॉर्मली कैलकुलेशन है, यानी कि बच्चा अगर स्वस्थ है उस आधार पे ये कैलकुलेशन दी गई है हाइट के मेजरमेंट में, ठीक है। इसी के साथ कोरिलेट करते हैं किशोरावस्था में, और इसमें भी बड़ा ही विचित्र कहा गया कि भैया, मनोवैज्ञानिकों ने भी यही कह दिया कि भैया जो लड़कियों की लंबाई होती है वो सिर्फ 16 वर्ष तक ही बढ़ती है, उसके बाद से तो लड़कियां बढ़ ही नहीं सकती, बढ़ती ही नहीं है। वहीं पे लड़कों की लंबाई जो कहा उन्होंने कि 18 वर्ष तक बढ़ती है। यहाँ पे भी एक मतभेद क्रिएट किया, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टि से और एक हेल्दी कैलकुलेशन निकाला, यानी कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की समय अवधि के अंतर्गत कि एक हेल्दी जो कैलकुलेशन है लड़की और लड़कियों के मेजरमेंट की बात करें, लेंथ की बात करें, तो लगभग 175 सेंटीमीटर तक लड़कियों या लड़कों की लंबाई बढ़ सकती है, ठीक। ये तो था लंबाई के बारे में कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं मस्तिष्क के भार के बारे में। मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा इस कॉन्सेप्ट में कि जब शिशु पैदा होता है तो उसके जो सिर का भाग होता है या फिर सिर का जो बड़ा सा एरिया होता है वो उसके शारीरिक भाग से ज़्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा। कभी आप छोटे से बच्चे को देखिएगा तो उसका जो संपूर्ण बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है उसका सर, ठीक है। ये तो एक कॉमन सी बात थी, लेकिन आता क्या एग्जाम में उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग कितना होता है, 350 ग्राम होता है। यानी कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया है आपके शिक्षक भर्ती पात्रता, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, या फिर अदर स्टेट का कोई टेट हो। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो कितना होता है, 350 ग्राम होता है, ठीक है। वहीं पे अगर बाल्यावस्था के बारे में बात करें तो बाल्यावस्था में बताया कि 1260 ग्राम हो जाता है ये बढ़ के, और वहीं पे किशोरावस्था की बात करें तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो शिशु के मस्तिष्क का भार
है, बालक के मस्तिष्क का भार है वो कितना हो जाता है, 1400 ग्राम हो जाता है। आप देख लेंगे कि नीचे एक कैलकुलेशन परसेंटेज भी लिखा हुआ है, 90%, 95%, देन आफ्टर 100%। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर कहीं से क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि किस अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1400 ग्राम है, तो सबसे ज्यादा भार हुआ ये, या फिर सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता उसमें पाई जाती है, तो नहीं। आप इस तरीके से देखिए कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो 350 ग्राम को लेके पैदा, यानी कि 90% उसका जो वेट है मस्तिष्क का वो यहीं पे डेवलप कर जा रहा है। फिर उसके बाद से 95 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद से 5% इंक्रीज होता है। तो अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट कहाँ पे है आपका, शैशवावस्था में। तो इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में सबसे ज्यादा बालक जो है मस्तिष्क के भार को लेके पैदा होता है। ठीक, ये तो था मस्तिष्क के भार के बारे में। आगे बात करते हैं दांत के बारे में। जी हाँ, जब शिशु पैदा होता है तो क्या दांत के साथ पैदा होता है? आप कहेंगे अरे मैम कभी कभी होता है, तो वो एकाध केस होता है जो कि काउंटेबल नहीं किया जाता। लेकिन मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टि से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कोई बच्चा गर्भ से ही अपने दांत को लेके पैदा होता है। और इस वजह से कहा गया कि जन्म के समय जो शिशु के जो दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, यानी कि ये जो दांत अगर निकलते भी है जन्म के समय तो परमानेंट दांत नहीं होते। लेकिन जन्म के समय शिशु के दांतों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। इसी के साथ साथ जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 9th मंथ में जाता है, तो उसमें दांतों की संख्या 2 से 3 दांत निकल आते हैं। और जैसे जैसे वो शैशवावधि की कंप्लीट करते हैं, यानी कि 1 वर्ष से लेकर जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की अवधि को कंप्लीट करता है, तो उसमें दांतों की संख्या कितनी जाती है, लगभग 20 हो जाती है। और ये जो दांत होते हैं वो गिरते हैं, टूटते हैं, ठीक है। इस वजह से इन दांतों को कहा गया है अस्थायी दांत। ठीक, अब वहीं पे बाल्यावस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो दांत होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, यानी कि जो नए दांत आते हैं इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, वो दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। और इन दांतों की संख्या लगभग कितनी होती है, 28 होती है। कहीं कहीं आपको 27 से लेके 28 भी दिखेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं पे किशोरावस्था के बारे में बात करें तो कहते हैं कि 32 दांत होते हैं एक मनुष्य में। जी हाँ, मेरे तो आज तक नहीं निकले 32 दांत, लेकिन कहा गया कि किशोरावस्था तक आते आते वो 4 दांत भी निकल आते हैं जो कि बचे हुए हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था में 28 दांत अगर है तो 4 दांतों की और आवश्यकता है एक इंसान को। लेकिन ये दांत जो है वो 4 दांत किस में निकलते हैं, किशोरावस्था में निकलते हैं, और जिन्हें बुद्धि का दांत कहते हैं। मेरे पास तो आई नहीं, शायद आपके पास ये बुद्धि के दांत हो। और इनको एक और नाम से जानते हैं जिनको कहते हैं प्रज्ञा के दांत। जी हाँ, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्रज्ञा के दांत। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। जन्म के समय शिशु में दांतों की संख्या 0 होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा या बालक बड़ा होता है, 9 मंथ्स कंप्लीट करता है, तो उसके दांतों की संख्या 2 से 3 हो जाती है। और जैसे वो 1 से 5 ईयर्स कंप्लीट करता है, उसके दांतों की संख्या 20 हो जाती है। और ये जो दांत होते हैं अस्थायी दांत होते हैं। और जैसे वो बाल्यावस्था के अंतर्गत जाता है, वहाँ पे दांतों की संख्या लगभग 27 से 28 या फिर 28 हो जाती है, जिसको हम स्थायी दांत कहते हैं। और जैसे ही वो किशोरावस्था को प्राप्त करता है, वहाँ पे उसके दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। और इन दांत को हम बुद्धि का दांत कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने इन दांतों को एक और नाम दिया है जो कि क्या है, प्रज्ञा के दांत। अब बात करते हैं इसी के साथ हड्डियों की बात। बड़ी इंटरेस्टिंग है और बार बार पूछता है। देखिए, कहा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जी हाँ, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो किशोरावस्था तक, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, स्थायी हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि जो उससे पहले की अवस्था होती है, यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था, वहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो देखते हैं हड्डियों के कॉन्सेप्ट में क्या बातें कही है मनोवैज्ञानिकों ने। इसमें कहा गया कि जो शैशवावस्था का बालक होता है या जन्म के समय बच्चे की जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 300 होती है। आप लिख सकते हैं जन्म के समय। जन्म के समय में जो बच्चा होता है उसके हड्डियों की जो संख्या होती है वो 300 होती है। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, उसकी हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। और उसके बाद से
जैसे वो परिपक्वता को प्राप्त करता है, मेच्योरिटी को प्राप्त करता है, यानी कि किशोरावस्था में जाता है, तो उसकी हड्डियों की संख्या घट के 206 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती है, वो एक दूसरे में संकीर्ण होने लगती है, गुथी हुई होने लगती है, मजबूती आने लगती है, दृढ़ता आने लगती है उन हड्डियों में, और इस वजह से वो एक दूसरे के संकीर्ण कर लेती है, जिससे कि उसकी हड्डियों की संख्या क्या होती है? 206 हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 300 होती है। कहीं कहीं आपको 305 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 308 दिखेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से मात्र 300 हड्डियों की बात की है। तो इस वजह से अगर आपके ऑप्शन में 300 है तो 300, अदरवाइज 305 या 308 है तो 305 या 308। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और इस वजह से आप अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।